नमस्कार दोस्तों, पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपने लास्ट सेशन में हमने गुडविल से रिलेटेड टॉपिक की शुरुआत की थी। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे गुडविल की टाइप्स के बारे में, गुडविल की जो वैल्यूएशन है उसकी नेसेसिटी के बारे में और गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं गुडविल की टाइप्स की। अब देखो, अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुडविल हमारी दो टाइप की होती है। नंबर 1 परचेज गुडविल एंड नंबर 2 सेल्फ जनरेटेड गुडविल और रेज्ड गुडविल। अब ये परचेज गुडविल क्या होती है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, पहले हम बात कर लेते हैं परचेज गुडविल के बारे में। परचेज गुडविल का मतलब हो गया कि अगर हमने यहाँ पे पेमेंट देके किसी की गुडविल एक्वायर की है तो उस गुडविल को हम बोलते हैं परचेज गुडविल। ठीक है। और परचेज गुडविल हम तभी एक्वायर कर सकते हैं जब हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करते हैं, यानी कि किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर करते हैं और बाकी एसेट के साथ साथ अगर हम गुडविल के लिए भी पे करते हैं तो उस केस में यहाँ पे जो भी गुडविल हम एक्वायर करते हैं उसको हम परचेज गुडविल कहते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसे हम रेज्ड गुडविल भी कहते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब हो गया कि कोई भी गुडविल जो आपने किसी से परचेज नहीं की है बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम अपने आप ही आपकी जो गुडविल है वो अराइज हुई है। यानी कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय में कोई नहीं जानता था, बट हमने यहाँ पे खूब हार्डवर्क किया, काफ़ी एफिशिएंसी का काम किया, धीरे धीरे मार्केट में अपनी पहचान बनाई। वो जो हमारी यहाँ पे मार्केट में पहचान बनी या हमारी जो रेपुटेशन बनी वो हमने किसी से एक्वायर नहीं की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम के साथ साथ अपने आप ही हमारी यहाँ पे वो रेपुटेशन जो है वो हमारी एफिशिएंसी, हमारे हार्डवर्क या बाकी फैक्टर्स के कारण बनी। तो ऐसी जो गुडविल बनती है जो हमने किसी से एक्वायर नहीं की है उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल या रेज्ड गुडविल। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जब तक आपने गुडविल परचेज नहीं की होगी तब तक उसको एज ए एसेट आप बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि एसेट का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे जो है किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है। तो अगर हमने गुडविल परचेज की है तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की है फ्यूचर में यहाँ पे जो है रेपुटेशन के बेसिस पे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो उस केस में यहाँ पे परचेज गुडविल जो है एज ए इनटेंजिबल एसेट्स हमारी बुक में यहाँ पे जो है रिकॉर्ड की जाएगी। बट अगर यहाँ पे हमारी गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, अपने आप वो राइज हुई है, हमने किसी से एक्वायर नहीं किया है, इसका मतलब हमने एक भी पैसा इसमें नहीं लगाया है, तो उसको हम यहाँ पे एज ए एसेट अपनी बुक में हम शो नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की फिलहाल कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुडविल की वैल्यूएशन की नेसेसिटी की, कि गुडविल की वैल्यूएशन जो है ये क्यों ज़रूरी है या कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जब हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो हम गुडविल की बात कर रहे हैं ये पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के टॉपिक में ही यहाँ पे गुडविल आएगी, तो उसी के लिए हम यहाँ पे ये टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल की वैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है। अब देखो, यहाँ पे जब भी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट किया जाता है या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है यानी कि वो फर्म से रिटायर होता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, या पार्टनर जो है वो आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज करते हैं, या पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस सोल्ड कर रही है, तो उस केसेस में हमें यहाँ पे जो है फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट कुछ लिख रखे हैं। पहला है ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, देन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज्ड, एंड नंबर 5 व्हेन बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कंडीशंस होती हैं जब हमें यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अब देखो, जब भी हम नया पार्टनर एडमिट करते हैं तो नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम यहाँ पे फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि नए पार्टनर के आने से जो पुराने पार्टनर्स होते हैं यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। यहाँ पहले फर्म का प्रॉफिट वो आपस में शेयर कर रहे थे, अब नए पार्टनर के आने के बाद यहाँ पे नए पार्टनर के साथ वो प्रॉफिट इनको बांटना पड़ेगा, जिनके कारण उनका यहाँ पे जो प्रॉफिट का शेयर है वो कम हो जाता है। ठीक है। एक तो यहाँ पे जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको प्रॉफिट में नुकसान होता है, दूसरा
अगर उन्होंने अपने हार्डवर्क से, अपनी एफिशिएंसी के कारण यहाँ पे फर्म की यहाँ पे जो गुडविल है वो खड़ी की है, तो उसका जो बेनिफिट है वो फ्री में नए पार्टनर को ना मिले। इसलिए यहाँ पे जो है नए पार्टनर को कहा जाता है कि भाई आपने यहाँ पे अगर फर्म में एडमिट होना है तो आपने कैपिटल के साथ साथ गुडविल में भी कंट्रीब्यूट करना है, ताकि जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनको कंपनसेट किया जा सके उनके लॉस के लिए। और दूसरा, जो गुडविल उन्होंने खड़ी की है फर्म की, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो आपको कोई फ्री में बेनिफिट ना मिले, इसलिए आपको भी यहाँ पे जो है फर्म की गुडविल में यहाँ पे अलग से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब नए पार्टनर से फर्म की गुडविल में कंट्रीब्यूट करवाने के लिए फिर फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है और उसके मुताबिक नए पार्टनर का उसमें कितना शेयर बनता है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो फिर हमें यहाँ पे फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, फर्म छोड़ के जाता है, उसका जो गुडविल में शेयर बनता है, ठीक है ना, उसका जितना भी गुडविल में शेयर बनता होगा तो वो उसको दिया जाता है। उस केस में भी यहाँ पे जो है गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। उस समय भी फर्म की जो गुडविल की वैल्यू वो कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि हर पार्टनर का यहाँ पे जो है फर्म की गुडविल के ऊपर राइट होता है, ठीक है, शेयर होता है। जितना उनका प्रॉफिट में शेयर होगा उस हिसाब से गुडविल में भी उनका शेयर होता है। तो कोई भी पार्टनर अगर फर्म छोड़ के जाता है तो उसको पूरा जो भी उसका क्लेम बनता है उसके साथ साथ उसका गुडविल का शेयर भी दिया जाता है। तो रिटायरमेंट के टाइम भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल हेयर होगा तो उसको यहाँ पे जो है क्लेम पे करने के लिए भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर पार्टनर का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुडविल के ऊपर राइट बनता है, तो जिस पार्टनर की डेथ होती है, डिजीज पार्टनर के लीगल हेयर को उनकी गुडविल का शेयर देने के लिए भी यहाँ पे उस समय गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे अगर पार्टनर जो है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बीच में अगर सारे पार्टनर जो है वो म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं तो वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो हो सकता है किसी पार्टनर को नुकसान हो जाए और किसी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाए। तो इस केस में जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा, जिसको नुकसान हुआ होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए जो गेनिंग पार्टनर होता है, जिसको गेन होता है, तो वो यहाँ पे जो है गुडविल में यहाँ पे जो है और कंट्रीब्यूशन करता है, ताकि जिन पार्टनर्स को नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट किया जा सके। तो इसलिए जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है उस समय भी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, ताकि गेनिंग पार्टनर जो है गुडविल में कितना कंट्रीब्यूट करे इसको डिसाइड किया जा सके, और पुराने पार्टनर्स को उनके मुताबिक बाकी जो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है या जिन पार्टनर्स को नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा अगर पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस सोल्ड कर रही है उस समय भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, क्योंकि अगर फर्म की रेपुटेशन है, गुडविल है, तो उसकी भी यहाँ पे जो है उनको पूरी वैल्यू जो है मिलती है, क्योंकि वो भी एक तरह की इंटेंजिबल एसेट्स ही होती है। अगर बाकी एसेट्स की उनको कीमत मिलती है तो गुडविल अगर उनकी होगी तो गुडविल के लिए भी यहाँ पे जो है वो अलग से प्राइस डिमांड कर सकते हैं। उसके लिए पहले यहाँ पे जो है फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस है जब यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। बाकी ये जो एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये टॉपिक जो है अभी आगे आएंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि गुडविल जो है वो किस तरीके से ट्रीट की जाती है या किस तरीके से उसकी वहाँ पे कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, अभी खाली मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया है ताकि आपको थोड़ा इसका हिंट मिल जाए, बाकी डिटेल हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं गुडविल के वैल्यूएशन की मेथड्स की, कि गुडविल जो है वो किस तरीके से कंप्यूट की जाती है, कौन कौन से मेथड जो है उसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है जिसमें यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन के सारे मेथड जो हैं यहाँ पे शो किए हुए हैं। अब देखो मेनली यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन के 3 मेथड हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अगर आगे देखें, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके आगे 2 वेरिएंट हैं, यानी कि उसके आगे 2 सब मेथड हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो सुपर प्रॉफिट मेथड है इसके भी यहाँ पे आगे 3 वेरिएंट है, यानी कि इसके भी 3 सब मेथड्स हैं। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एन्युटी मेथड एंड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो गुडविल की वैल्यूएशन यहाँ पे 6 मेथड बनते हैं। ठीक है, 2 एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड है,
3 सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड है, एक यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड से रिलेटेड है। तो अब इन मेथड्स को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इन मेथड को यूज करके हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे खाली एवरेज प्रॉफिट मेथड की, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम यहाँ पे जो है गुडविल की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब पहले इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा जी, अब इसमें नंबर 1 पहला मेथड हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करके कैसे हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। आगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 मेथड हैं, एक आ गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम बात करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। ठीक है, कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करके किस तरीके से हम यहाँ पे गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई मिस्टर एक्स है, ये अपना बिजनेस सोल्ड कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे जो है अपने बिजनेस की जो सेल वैल्यू कैलकुलेट की वो की 15 लाख। मिस्टर एक्स कहता है कि भाई मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ तो उसकी सेल वैल्यू है 15 लाख, कि कोई भी 15 लाख दे और मेरा बिजनेस परचेज कर ले, एक्वायर कर ले। और जो मेरा बिजनेस एक्वायर करेगा कहता है उसको जो एसेट्स मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 12 लाख की, और लाइबिलिटीज जो आएंगी उनके हिस्से में मान लो वो आएगी 3 लाख की। तो नेट बेनिफिट कितना नजर आ रहा है, 9 लाख। ठीक है, अब मिस्टर एक्स कहता है कि भाई मैं अपना बिजनेस सोल्ड कर रहा हूँ, 15 लाख उसकी सेल वैल्यू है, बदले में आपको यहाँ पे जो एसेट्स मिलेंगी वो 12 लाख की मिलेंगी, लाइबिलिटी 3 लाख की होगी, तो जो नेट बेनिफिट है वो आपको कितना होगा, 9 लाख का। ठीक है, अब 9 लाख अगर बेनिफिट हो रहा है, वो मांग रहा है 15 लाख। तो अब कोई इसको पूछता है भाई ये आप एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हो, अगर आपकी बिजनेस की जो वैल्यू है वो 9 लाख है तो आप 15 लाख क्यों मांग रहे हो। तो वो कहता है भाई ये जो मैं फालतू मांग रहा हूँ 6 लाख यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ, ये मैं अपनी गुडविल का मांग रहा हूँ। ठीक है, कि मेरी मार्केट में रेपुटेशन है और जो मेरा बिजनेस एक्वायर करेगा उसको यहाँ पे उस रेपुटेशन का, उस गुडविल का पूरा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए यहाँ पे जो है ये 6 लाख जो है मेरी गुडविल का बनता है, तो 6 लाख जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे जो है इसका बिजनेस परचेज करना है। ठीक है, कि मैं इसका बिजनेस एक्वायर करना चाहता हूँ। अब मेरे को पता है भी इसने यहाँ पे प्राइस रखी है 15 लाख और बदले में मेरे को एसेट्स मिलेंगे 12 लाख की, लाइबिलिटी आएगी 3 लाख की, तो नेट बेनिफिट यहाँ पे 9 लाख का हो रहा है, तो 6 लाख मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पे आंखें बंद करके इसको 6 लाख एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, नहीं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई अगर ये गुडविल के लिए 6 लाख मांग रहा है तो वाकई में इसकी गुडविल की वैल्यू 6 लाख है कि नहीं है। ठीक है, पहले मैं अपने आप को एश्योर करूंगा, पहले मैं यहाँ पे इसकी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और अगर वो इसके मुताबिक हुई तो ही मैं यहाँ पे जो है उसको ये पे करूंगा, और अगर इसकी वैल्यू इतनी नहीं हुई तो मैं कभी भी यहाँ पे ये बिजनेस जो है 15 लाख का एक्वायर नहीं करूंगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मान लो मिस्टर एक्स से बात की कि भाई हम पता लगाना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यू हो बाकी यहाँ पे 6 लाख है, तो हमें यहाँ पे जो है इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गुडविल का जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि गुडविल के बेसिस पे, गुडविल के दम पे हम फ्यूचर में बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो गुडविल का यही बेनिफिट होता है कि रेपुटेशन की वजह से हम बाकियों के मुकाबले में आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब भी हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं तो प्रॉफिट को ही बेस लेके चलते हैं, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग होती है उसी को दिमाग में रख के हम यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, मेथड हम कोई भी इस्तेमाल करें, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करें,
चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करें, चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करें, इसके सेंटर में यहाँ पे कंपनी की फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग रहती है। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको देख के ही गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। मेथड चाहे कोई भी लगा है, उसमें बेस जो है वो अर्निंग ही रहेगी, फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग ही रहती है। इसलिए अगर हमने यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है ये आने वाले टाइम में यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमा के देगा। यानी कि मिस्टर एक्स के बिजनेस की फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी है, सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता लगाना है। फिर उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इसकी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फिर बताया कि गुडविल जो है इसका बेनिफिट हमें यहाँ पे फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट के रूप में होगा, इसलिए फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे जो है इसकी जो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब मिस्टर एक्स से हमने इन्फॉर्मेशन मांगी कि भाई हम आपके गुडविल की वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे जो है अपने बिजनेस की अर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। अब हमें यहाँ पे जो है बिजनेस की फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग जो है वो एस्टिमेट करके निकालनी है। ठीक है, आने वाले टाइम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट कमाएगी हम 100% एक्यूरेसी के साथ ये नहीं कह सकते। एक तरह का हम एस्टिमेट ही लगा सकते हैं, हम यहाँ पे प्रॉफिट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब उतना प्रॉफिट होगा नहीं होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ पे जो है जितनी एक्यूरेसी के साथ हो सके हम यहाँ पे जो है प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें यहाँ पे फ्यूचर का एस्टिमेट लगाना है तो हमें यहाँ पे उसके लिए चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन। अब फ्यूचर के एस्टिमेट हम कैसे लगा सकते हैं, जब भी हम यहाँ पे फ्यूचर की कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं या कोई चीज़ प्रेडिक्ट करना चाहते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम यहाँ पे जो है फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है भी हमें यहाँ पे जो है मिस्टर एक्स के यहाँ पे जो बिजनेस की जो है फ्यूचर की अर्निंग निकालनी है, फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग निकालनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है इसका प्रीवियस रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम यहाँ पे जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अपने पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे ही हम यहाँ पे जो है फ्यूचर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्यूचर का प्रॉफिट जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है मिस्टर एक्स का यहाँ पे जो पास्ट रिकॉर्ड है वो चाहिए, यानी कि इसने पहले भी बिजनेस किया होगा, उस समय इसका प्रॉफिट आया होगा, तो प्रीवियस ईयर्स में यहाँ पे जो है ये एनुअली कितना प्रॉफिट जो है इसका बिजनेस अर्न करता रहा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो है इसकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग का एस्टिमेट लगा सकते हैं। हमने मिस्टर एक्स से यहाँ पे जो है इसके प्रीवियस प्रॉफिट के बारे में रिकॉर्ड मांगा कि भाई आप अपने पिछले 5 साल का यहाँ पे जो प्रॉफिट का रिकॉर्ड है हमें दो, हमें बताओ कि आपने पिछले 5 साल में आपके बिजनेस ने यहाँ पे जो है कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब कितना पीछे जाना पड़ेगा ये भी डिपेंड करता है कि हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कितने सालों की लेनी चाहिए। हम चाहें तो इसमें 3 साल पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड है उसको भी हम देख के यहाँ पे जो है फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, 5 साल का रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, 10 साल का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें खुद एस्टिमेट लगाना होगा कि भाई हमें यहाँ पे जो है कितना पीछे जाना चाहिए। मान लो हमने यहाँ पे जो है मिस्टर एक्स से लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट का रिकॉर्ड मांगा और उसने हमें पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है बताया कि हमें इतना इतना प्रॉफिट हुआ। मान लो उसने बोला कि भाई 2015 में इसका जो प्रॉफिट है वो 2 लाख था, 2016 में ये प्रॉफिट हो गया 3 लाख, 2017 में ये प्रॉफिट हो गया 1 लाख, 2018 में प्रॉफिट हो गया 4 लाख, 2019 में मान लो प्रॉफिट हो गया 5 लाख। ठीक है, तो ये 5 इयर्स का उसने प्रॉफिट दिया कि भाई पिछले 5 साल में इतना इतना उन्होंने प्रॉफिट कमाया। अब इस प्रॉफिट के बेसिस पे हमें यहाँ पे मिस्टर एक्स के फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग जो है उसका एस्टिमेट लगाना है कि भाई अगर पिछले 5 साल में उसने इतना प्रॉफिट कमाया तो आने वाले टाइम पे उसका यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट कितना हो सकता है। अब कैसे हम इसका अंदाज़ा लगाएंगे, कैसे हम यहाँ पे जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट का ट्रेंड देखेंगे कि प्रॉफिट जो है उसका ट्रेंड क्या है। अगर प्रॉफिट मान लो यहाँ पे इस तरीके से होता कि पहले साल 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, इस तरीके से यहाँ पे जो प्रॉफिट का ट्रेंड बता रहा है कि हर साल 1-1 लाख प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में प्रॉफिट कितना होगा 4 लाख। ठीक है, या प्रॉफिट हमारा यहाँ पे जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड बता रहा है कि भाई पहले प्रॉफिट 4 था, फिर 3 हुआ,
2 हुआ, हम अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले टाइम को कितना होगा 1 लाख। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है प्रॉफिट का ट्रेंड देखते हैं कि प्रॉफिट जो है किस ट्रेंड में यहाँ पे बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ट्रेंड क्लियर है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो है एक ही रेट पे वो बढ़ रहा है या एक ही रेट पे कम हो रहा है, उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट हमारा इतना होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन है, मतलब कभी प्रॉफिट बढ़ रहा है कभी प्रॉफिट कम हो रहा है, जैसे 2 लाख का 3 लाख हुआ, फिर 3 लाख से 1 लाख हो गया, 1 लाख से फिर बढ़ के 4 लाख हो गया, 4 लाख से बढ़ के 5 लाख हो गया, तो यानी कि प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा बढ़ रहा है कभी थोड़ा कम बढ़ रहा है। अब इस केस में यहाँ पे हम कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट है वो इतना होगा, एनुअल प्रॉफिट इतना होगा। ये किस तरीके से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं? पहली बात ये समझो कि जो प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन आई, ये प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन क्यों आई होगी? कई सारे फैक्टर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हमारी एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी एक फैक्टर हो सकता है कि किसी ईयर में हमने यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाई तो प्रॉफिट अच्छा आया, किसी ईयर में एफिशिएंसी इतनी हम नहीं दिखा सके, प्रॉफिट हमारा कम हुआ। हमारी एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी एक फैक्टर है। इसके अलावा कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जिसके कारण यहाँ पे जो है प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहता हूँ किसी ईयर में नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है ना, बाढ़ आ गई या स्ट्राइक हो गई या महामारी फैल गई, उसकी वजह से बिजनेस जो है बंद रहा, इनकी वजह से भी यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे जो है फ्लक्चुएट कर सकता है। यानी कि कई सारे फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी हमें यहाँ पे जो है पास्ट प्रॉफिट के बेसिस से फ्यूचर की प्रेडिक्शन करनी है और जो हमारे पास पास्ट प्रॉफिट है अगर यहाँ पे वो फ्लक्चुएट कर रहा है, प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, उस केस में प्रेडिक्शन करने के लिए फिर हम यहाँ पे ये चीज़ अज्यूम करते हैं कि भाई अगर यहाँ पे ये सभी ईयर्स में कंडीशन एक जैसी होती, ठीक है, कंडीशन एक जैसी होती, मान लो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं होते या हम पूरी एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे जो है इनमें काम करते हैं, उस केस में यहाँ पे हमारा 1 साल का कितना प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे इनकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले इनको हम टोटल करेंगे। अब देखो टोटल करके कितना है 5 लाख, ओ सॉरी 15 लाख, इनको टोटल करेंगे तो ये आ गया 15 लाख। 15 लाख 5 सालों का प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 3 लाख, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन आ रही है तो उस फ्लक्चुएशन के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे उन प्रॉफिट्स की एवरेज निकालेंगे। ये मान के एवरेज निकालेंगे कि भाई अगर सभी ईयर्स में कंडीशन हमारी सेम होती, हम एक ही तरह की एफिशिएंसी से यहाँ पे काम करते, तो एवरेज 1 साल में हमारा कितना प्रॉफिट आ सकता है, पहले हम वो निकालते हैं। वो निकला यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। अब हम नंबर सेकंड ये देखेंगे कि भाई हमने फ्यूचर की प्रेडिक्शन करनी है कि फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट क्या होगा। अब हमें ये देखना है कि भाई आने वाले टाइम में कोई कंडीशन जो है वो चेंज तो नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे जो है चेंज हो रही कंडीशन को देख पा रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में ये कंडीशन हो सकती है, उसको भी कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे हमें कोई ऐसी कंडीशन नज़र नहीं आ रही कि फ्यूचर में ये कंडीशन चेंज हो सकती है या ये वाली कंडीशन हो सकती है, तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई जितना प्रॉफिट हमने एवरेज 1 साल में पिछले 5 सालों में कमाया इतना ही प्रॉफिट जो है हम आने वाले टाइम में भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा यहाँ पे जो एस्टिमेटेड जो एक्सपेक्टेड हमारी अर्निंग है फ्यूचर की वो कितनी होगी 3 लाख पर एनम, ठीक है। बट अगर हमें लगता है कि भाई फ्यूचर में हमारी कंडीशन जो है वो चेंज हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई हमारे यहाँ पे जो है सिटी में एक टूरिज्म का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जो इस साल कंप्लीट हो जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे शहर में टूरिज्म बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी सेल जो है कम से कम 10% बढ़ जाएगी। अगर 10% सेल बढ़ेगी तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट पे पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट भी 10% बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर अभी तक हम 3 लाख रुपया साल का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आने वाले टाइम में यहाँ पे वो 10% बढ़ेगा, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 1 साल में 3,30,000। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है अपने फ्यूचर के प्रॉफिट की प्रेडिक्शन करते हैं, एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हमें यहाँ पे जो है फ्यूचर के प्रॉफिट की प्रेडिक्शन करनी है अपने पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ये कर सकते हैं। तो
तो फ्यूचर के प्रॉफिट की प्रेडिक्शन करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उस प्रॉफिट के अंदर ट्रेंड क्या नजर आ रहा है। अगर ट्रेंड जो है वो क्लियर है तो उस केस में फिर हम यहाँ पे जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट क्या होगा। बट अगर ट्रेंड यहाँ पे क्लियर नहीं है, प्रॉफिट में काफ़ी फ्लक्चुएशन है, तो उस केस में फिर हम यहाँ पे उनकी एवरेज निकालते हैं कि ये मान के कि अगर सभी ईयर्स में कंडीशन हमारी सेम होती तो उस केस में हम यहाँ पे एक साल में जो है कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो एवरेज निकलती है, फिर उस एवरेज में अगर फ्यूचर की कोई कंडीशन नज़र आ रही है कि फ्यूचर में ये कंडीशन हमारी चेंज हो सकती है, उसको भी एडजस्ट करके फिर हम यहाँ पे अपना एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में आया 3,30,000, और अगर यहाँ पे फ्यूचर में कंडीशन चेंज नहीं होगी तो इसको हम हटा सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, ये तो खाली समझाने के लिए आपको मैं बताया, तो ये आगे बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में हमारी कोई कंडीशन चेंज नहीं होगी, जो हमारी पिछले 5 साल में कंडीशन रही है एक जैसी, वैसे ही अगर फ्यूचर में होती तो हम यहाँ पे 3 लाख रुपया साल का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अब गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे जो है मिस्टर एक्स के यहाँ पे जो बिजनेस है उसका यहाँ पे जो है फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग निकाल ली कि साल में जो है आने वाले टाइम में हम 3 लाख रुपए साल का कमा सकते हैं। अब नंबर सेकंड, एक चीज़ का हमें एस्टिमेट इसमें और लगाना है कि भाई मिस्टर एक्स का यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है 3 लाख, ये आगे कितने सालों तक यहाँ पे जो है हम कमा सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने सालों तक कम से कम यहाँ पे ये प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं, इस चीज़ का भी हमें एस्टिमेट लगाना होता है। ठीक है, और वो भी हम यहाँ पे कंडीशन देख के लगा सकते हैं। अगर हमें लगता है भी जो कंडीशन पिछले 5 सालों में रही है, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन को छोड़ दें, लगभग जो कंडीशन हमारी नॉर्मल हर साल रही है, अगले 5 साल या अगले 3 साल में भी लगभग वैसी ही कंडीशन रहेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम हम इतना प्रॉफिट जो है अगले 3 साल या अगले 5 साल तक कमा सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया कि भाई यहाँ पे कम से कम अगले 3 साल यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेंज होने वाली नहीं है, वो लगभग वही रहेंगी जो पिछले 5 साल में थी। तो मैं यहाँ पे इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और जो आएगा वही हमारी गुडविल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब मैं मान के चला कि भाई फ्यूचर में यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है उसका जो बिजनेस है वो साल में 3 लाख रुपए प्रॉफिट देगा, और कम से कम यहाँ पे वो 3 सालों तक ये प्रॉफिट देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 सालों में मेरा प्रॉफिट जो है वो 9 लाख हो जाएगा। तो अगर आज यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है अपनी गुडविल का 6 लाख मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है आसानी से वो 6 लाख जो है उसकी गुडविल के लिए पे कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई ये 6 लाख जो है अगले 3 सालों में कवर हो जाएगा। 3 साल छोड़ के अगले 2 सालों में ये 6 लाख पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है गुडविल की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। और इस तरीके से जब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं तो इसी मेथड को हम बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने पास्ट प्रॉफिट्स के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, और एवरेज प्रॉफिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग को। नंबर सेकंड, फिर हम देखते हैं कि भाई ये प्रॉफिट अगले कितने सालों तक यहाँ पे जो है हम अर्न कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हम यहाँ पे एस्टिमेट करके निकालते हैं, उसके साथ एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके जो आता है वही हमारी गुडविल की वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे ये 3 सालों का प्रॉफिट जो है वो परचेज किया है 6 लाख रुपए देके। ठीक है, या 2 सालों का प्रॉफिट जो है हमने परचेज किया है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का दूसरा मतलब यही है कि कम से कम ये प्रॉफिट हम अगले इतने सालों तक मेंटेन करके रख सकते हैं। अब क्योंकि वो जो 2-3 साल के लिए हम प्रॉफिट मेंटेन करके रखेंगे, उसके लिए हम आज पेमेंट कर रहे हैं 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, जिसको हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो यही मतलब हुआ हमारा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का। क्लियर है, तो जब भी हम यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमें 2 चीजें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकलता है पास्ट प्रॉफिट के बेसिस पे, और नंबर सेकंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम यहाँ पे जो है फिर समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करके कैसे हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। कहता कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। कहता आपने गुडविल की वैल्यू निकालनी है 3 year परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। 3 year परचेज का मतलब हो गया कि ये हमारे नंबर ऑफ ईयर्स का परचेज है, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो लास्ट 5 years के प्रॉफिट के बेसिस पे लेना है। तो हमें लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, अब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो गुडविल की वैल्यू निकालने का यहाँ पे जो फॉर्मूला बन गया, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है एवरेज प्रॉफिट हमें यूज करना है, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको मैं समझा चुका हूँ कि एवरेज प्रॉफिट हम क्यों लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का क्या मतलब है। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें फिलहाल प्रेडिक्ट नहीं करना होता, ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे पहले 5 सालों का प्रॉफिट दिया है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 10,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ। 5 साल है तो 5 के साथ, 6 है तो 6 के साथ, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उसको हम डिवाइड कर लेना है। तो ये कितना आ गया, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया ₹30,000, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ 3 years परचेज, कि हमने मान के चलना है कि कम से कम ये 30,000 जो प्रॉफिट हमारा एवरेज प्रॉफिट आया अगले 3 सालों तक हम ये अर्न करेंगे। तो उसके बेस पे हम गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल, अब जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 30,000 एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो आंसर कितना आ गया ₹90,000। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करके गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें बेस क्या रहता है, हमारी फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग, कि आने वाले टाइम में हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, उसके बेसिस पे ही हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे किसी की रेपुटेशन के लिए आज इतना पे करने को तैयार हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि बाकी मेथड्स को यूज़ करके किस तरीके से हम यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।